नमस्कार, आप देख रहे हैं NOI 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 26 मई 2026, दिन है मंगलवार। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों पर। पहली खबर पेट्रोल और डीजल से जुड़ी है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर राहुल गांधी ने फिर से साधा निशाना, कहा महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके आमजन को झटका दिया है। इस महीने में आज चौथी बार दोनों ईंधनों की कीमतों में इजाफा किया गया। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 2.61 प्रति लीटर और डीजल 2.71 प्रति लीटर महंगा हुआ है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स के माध्यम से कहा कि महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल और डीजल के दाम किस्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कर रहा हूं, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे। अब चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल 8 रुपए तक महंगा कर दिया गया और ये बढ़त होती ही जाएगी। महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है, चुनाव में वादे, बाकी समय जनता की जेब पर वार। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप और मोदी की पक्की दोस्ती देखने को मिली। ट्रंप बोले, मोदी मेरे महान दोस्त हैं, भारत पर मुझे 100% भरोसा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने रिश्तों को लेकर एक नई ऊंचाई दी है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को अपना महान दोस्त बताते हुए भारत के लिए अटूट प्रतिबद्धता जताई है। वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच कूटनीतिक गलियारों में इस समय केवल एक ही चर्चा है, वो है ट्रंप और मोदी की अटूट दोस्ती की। ट्रंप ने हाल ही में भारत के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया। अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने भारतीय जनता को संबोधन किया। ट्रंप ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया और कहा कि वे भारत से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मोदी की प्रशंसा करते हुए बहुत सी बातें कही। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से उन्हें अपना करीबी मित्र बताया। ट्रंप ने अपनी बातचीत में कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने राजदूत से कहा कि वे मोदी को उनकी तरफ से नमस्ते कहें। यह बयान दोनों देशों के प्रयाग होते रिश्तों का परिणाम है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि भारत अब अमेरिका पर 100% भरोसा कर सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा। यह भरोसा कूटनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया जब दोनों देश व्यापारिक समझौतों पर चर्चा कर रहे हैं। टैरिफ और ट्रेड डील को लेकर बातचीत अंतिम चरणों में मानी जा रही है। ऐसे में यह भरोसा अहम माना गया। कार्ड और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ती नजर आ रही है। रक्षा और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों की प्राथमिकता बन गया है। ट्रंप इस साझेदारी को और मजबूत करना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सीबीएसई स्कूलों में अब पढ़ाई जाएगी मैथिली। फैसले से गदगद हुए सीएम सम्राट चौधरी, पीएम नरेंद्र मोदी का जताया आभार। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, भाषाई गौरव और सदियों पुरानी पहचान के संबंध में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अब सीबीएसई के सिलेबस में कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक मैथिली को एक मातृभाषा विषय के रूप में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने इस अहम कदम के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपार खुशी व्यक्त की। सीएम सम्राट चौधरी ने इस निर्णय को मिथिलांचल के इतिहास में स्वर्ण अध्याय बताते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। इस ऐतिहासिक फैसले के संबंध में आधिकारिक जानकारी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने दरभंगा से बीजेपी लोकसभा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर को संबोधित एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से दी। उन्होंने अपने पत्र में केंद्रीय मंत्री को स्पष्ट किया कि सांसद गोपाल जी ठाकुर द्वारा 8 फरवरी 2026 को शिक्षा मंत्रालय को सौंपे गए प्रस्तावों और सुझावों पर पॉजिटिव रूप से संज्ञान लिया गया है। सीबीएसई ने मंत्रालय को सूचित किया कि आगामी शैक्षणिक सत्र यानी कि 2026-27 से मैथिली विषय को माध्यमिक स्तर तक सीबीएसई के सिलेबस में पूरी तरह से शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही मैथिली भाषा का विस्तृत पाठ्यक्रम भी सीबीएसई के आधिकारिक और एकाडमिक वेबसाइट पर लाइव कर दिया गया है।
अगली बड़ी और अहम खबर तमिलनाडु से आ रही है, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने गंभीर अपराधों से त्वरित सुनवाई के आदेश दिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एस जोसेफ विजय ने 25 मई 2026 को चेन्नई स्थित सचिवालय में महिला व बाल विरोधी अपराधों को रोकने और मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक में मुख्य सचिव, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सहित कई आला अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह गंभीर अपराधों में अपराधियों के खिलाफ तेजी से मामले दर्ज करें। उन्होंने जांच प्रक्रिया में तेजी लाकर अपराधियों को सख्त सजा दिलाने पर जोर दिया। इस प्रशासनिक बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर साई कुमार, गृह मघेश्वर, उत्पाद शुल्क विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर के मणिवासन और सरकार के महाधिवक्ता विजय नारायण उपस्थित रहे। उनके साथ ही पुलिस महानिर्देशक डॉक्टर संदीप राय, अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक कानून व व्यवस्था के डॉक्टर महेश्वर दयाल भी चर्चा में शामिल हुए। बैठक में महिला व बाल अपराध रोकथाम विंग की अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक अनीता सुजैन, पुलिस महानिरीक्षक राजेश्वरी, खुफिया विंग के पुलिस निरीक्षक आसरा गर्ग और सिंगापेन विंग की पुलिस निरीक्षण के भिवानीश्वरी भी हिस्सा लिया। अधिकारियों को भविष्य के लिए निवारक उपायों और जागरूकता अभियानों को बढ़ाने की जिम्मेवारी। वहीं दूसरी तरफ विजय कुमार लाल श्रीवास्तव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गांधीवादी स्वदेशी नीति ही बचा सकती है देश की अर्थव्यवस्था। स्वदेशी व्यापार जागृत और अभियान के राष्ट्रीय संयोजक विजय कुमार लाल श्रीवास्तव ने देश की वर्तमान आर्थिक नीतियों पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था गांधीवादी सोच और स्वदेशी सिद्धांतों से लगातार दूर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि आज देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों, पूंजीवादी देशों के लिए बड़े बाजार के रूप में बदलता जा रहा है, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता कमजोर होती जा रही है। विजय कुमार लाल श्रीवास्तव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए कहा कि उनके समाजवादी और जनहित आधारित विचार आज भी देश के लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान आर्थिक ढांचा आम लोगों, छोटे व्यापारियों और स्थानीय उद्योगों के हित में नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वदेशी आत्मनिर्भरता और स्थानीय उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था का सपना देखा था, लेकिन आज की नीतियों में विदेशी कंपनियों और पूंजीवादी मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका असर देश के छोटे उद्योगों, कुटीर व्यवसायों और रोजगार पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है तो गांधी जी की स्वदेशी नीतियों को फिर से अपनाना होगा। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, छोटे उद्योगों को संरक्षण देने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। विजय कुमार लाल श्रीवास्तव ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने हमेशा समाज आधारित व्यवस्था, जन सरोकारों की राजनीति की बात की है। आज देश को फिर से वैसी सोच की जरूरत है जिसमें आम जनता, किसान, मजदूर और छोटे कारोबारी केंद्र में हो। उन्होंने कहा कि आर्थिक नीतियों में संतुलन और स्वदेशी मॉडल को प्राथमिकता देकर ही भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया जा सकता है। अगली बड़ी और अहम खबर जोधपुर से आ रही है। जोधपुर कलेक्टर पर युवाओं ने कर दिया प्रदर्शन। कहा 150 गांवों में पेयजल की किल्लत है, पशु प्यासे मर रहे हैं। आजादी के 69 साल बाद भी नालों में पानी नहीं है। जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल किल्लत को लेकर सोमवार को जिला कलेक्टरेट पर युवाओं ने प्रदर्शन कर दिया। हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर पेयजल किल्लत को लेकर नारेबाजी भी की गई। गौतम सिंह राजपुरोहित ने बताया, आजादी के 69 साल बाद भी कई गांव ऐसे हैं जहां पानी की किल्लत है। पानी की टंकी तो गांवों में बना दी गई, लेकिन वहां पर पानी की सप्लाई नहीं हो रही। नालों में पानी नहीं आ रहा, जिसमें लूनी विधानसभा के लूनी, दूधिया, भाचरना सहित सैकड़ों गांव हैं जहां पेयजल की किल्लत है, जिससे आमजन के लिए वन्य जीवन बेहाल है। पूर्व में कई बार इसको लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी बताया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में युवाओं को टीम ने फुकार भरी है और आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि बंद पड़े नालों में पानी कब तक आएगा, ये युवाओं का सवाल है। अगली बड़ी और अहम खबर मुरादाबाद से आ रही है, जहां पर पत्नी निकली पति की कातिल, प्रेमी बहन और उसके साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दे दिया। मुरादाबाद में प्यार, धोखा और कत्ल की ऐसी सनसनीखेज कहानी सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 7 फेरों के रिश्ते को मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि पति को पहले प्यार से घर बुलाया गया, फिर उसे बंधक बनाकर बेरहमी से टॉर्चर किया गया,
करंट लगाया गया, आखिर में जहरीला पदार्थ देकर उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्या को आत्महत्या दिखाने की साजिश भी रची गई, लेकिन पुलिस जांच में पूरा राज खुल गया। अब पत्नी, उसका प्रेमी और बहन, एक अन्य आरोपी सलाखों के पीछे है। मुरादाबाद में एक पति को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस पत्नी के साथ उसने 7 जन्मों का रिश्ता निभाने के सपने देखे हैं, वही उसकी मौत की वजह बन जाएगी। मझोला थाना क्षेत्र में कुंदनपुर इलाके में सामने इस वारदात ने रिश्तों पर से भरोसा उठा दिया है। पवन ठाकुर की शादी 6 साल पहले आंचल से हुई थी। घर में सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन पर्दे के पीछे एक खौफनाक साजिश पड़ रही थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आंचल का अपने रिश्ते के भतीजे अंकित से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब पति पवन को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने विरोध किया। यही विरोध उसकी जिंदगी का आखिरी सच बन गया। आरोप है कि आंचल ने अपने प्रेमी अंकित, बहन शिखा और अजय दिवाकर के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग कर डाली। पवन को बहाने से घर बुलाया गया, फिर उसे मौत के जाल में फंसा दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले पवन को बंधक बनाया, फिर उसे करंट देकर तंग किया, बाद में जहरीला पदार्थ देकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद पूरे मामले को आत्महत्या दिखाने की कोशिश भी की ताकि किसी को शक न हो, लेकिन कहते हैं सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। परिजनों के शव व पुलिस की जांच ने आरोपियों की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान, जहर की पुष्टि के बाद पुलिस ने चोरों और आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अगर आप भी क्रोम ऐप यूज करते हैं तो अगली खबर आपके लिए, क्योंकि क्रोम ऐप कर देगा आपका बैंक अकाउंट खाली, ऐसा सरकार ने बड़ी चेतावनी दी है। CERT इन यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भारत सरकार की एक साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है जो साइबर अटैक और ऑनलाइन खतरों पर नजर रखती है। एजेंसी के अनुसार क्रोम ब्राउजर में कई सिक्योरिटी बग्स और कमजोरियां पाई गई। इन कमजोरियों का फायदा उठाकर हैकर्स आपके फोन या फिर कंप्यूटर में घुस सकते हैं। यह खतरा अक्सर किसी खराब वेबसाइट पर जाने या फिर किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बढ़ जाता है। इससे आपका पर्सनल डाटा चोरी हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट तक खाली हो सकता है। इन सिक्योरिटी कमजोरियों की वजह से हैकर्स आपके पासवर्ड, बैंक डिटेल्स व अन्य निजी जानकारी चुरा सकते हैं। इतना ही नहीं, वे आपके सिस्टम में खतरनाक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे आपकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। यहाँ तक कि आपके कैमरे, आपके माइक्रोफोन का एक्सेस भी हैकर्स के पास जा सकता है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कॉकरोच जनता पार्टी का मामला। CGI सूर्यकांत ने कह दी बड़ी बात। सुप्रीम कोर्ट ने कथित कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि इस मुद्दे को इतनी भावुकता से नहीं लेना चाहिए। कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल ऐसा कोई गंभीर या फिर आपातकालीन मामला नहीं है जिस पर तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत हो। दरअसल याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता NK गोस्वामी ने सोमवार को चीफ जस्टिस के समक्ष मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने अदालत से कहा कि संदिग्ध पार्टी और उससे जुड़े ऑनलाइन अभियान न्यायपालिका की छवि धूमिल कर रहे हैं। वकील ने यह आरोप लगाया था कि अदालत में हुई टिप्पणियों और कार्रवाई का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है जो न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा से खिलाफ है। सुनवाई के दौरान जब वकील ने मामले की गंभीरता पर जोर दिया तो CGI सूर्यकांत ने कहा कि इसे इतनी भावुकता से मत लीजिए। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल ऐसी कोई भी गंभीर आपात स्थिति नजर नहीं आती, लेकिन अदालत मामले को देखेगी जरूर, उचित समय पर विचार करेगी। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। लौट आया वो खतरनाक वायरस, 11,000 लोगों की ली थी जान, फिर आए 101 पॉजिटिव केस। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने इबोला वायरस का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी कि देश में अब तक 900 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 101 मामलों की अधिकारित पुष्टि हो चुकी है। लगातार बढ़ते संक्रमण और हिंसा की वजह से हालत बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। WHO के महानिर्देशक टेड्रोस ने बताया कि इबोला का सबसे ज्यादा असर DRC के इतूरी प्रांत में देखा जा रहा है। यह इलाका लंबे समय से हिंसा और संघर्ष से प्रभावित है। यहाँ करीब 50 लाख लोग रहते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं। हर 4 में से 1 व्यक्ति को राहत सहायता की जरूरत है, जबकि हर 5 में से 1 व्यक्ति अपना घर छोड़कर विस्थापित हो चुका है।
टेड्रोस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि लगातार हिंसा और असुरक्षा की वजह से स्वास्थ्य कर्मियों और राहत एजेंसियों का काम बेहद कठिन होता गया है। कई स्वास्थ्य कर्मी और मदद करने वाले लोग भी जान बचाने के लिए इस इलाके से भाग रहे हैं। ऐसे में जो लोग मरीज हैं, मरीजों की पहचान करना, उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि समय पर मरीजों की पहचान न होने से इलाज में देरी हो रही है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है। डर और असुरक्षा के माहौल के कारण लोगों का स्वास्थ्य एजेंसियों पर से भरोसा उठ गया है। WHO और अन्य मानवीय स्वास्थ्य संगठन अभी भी इतूरी के दूर दराज और असुरक्षित इलाकों में काम कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में लोग केवल इबोला ही नहीं बल्कि कई दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और लगातार संघर्ष ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को सिर्फ इबोला से बचाना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं और भरोसा देना भी जरूरी है। 16 मई को WHO ने DRC और युगांडा में फैल रहे इबोला प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया था। इसके बाद से 22 मई को संगठन ने DRC में इबोला के खतरे का स्तर राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा कर दिया। WHO के मुताबिक इबोला एक बेहद खतरनाक और जानलेवा वायरस है। यह बीमारी पहले जंगली जानवरों, खास करके चमगादड़, कुछ बंदरों से इंसानों में फैलती है। बाद में संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने और शरीर के तरल पदार्थ या उसके इस्तेमाल की चीजों से संपर्क में आए व्यक्तियों को भी हो जाती है। यह वायरस ने 2014 से लेकर 2016 में कहर ढाया था। कुल मिलाकर 11,000 से लोगों की मौत हुई थी, जबकि 28,000 से ज्यादा संदिग्ध मिले थे। अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है। वीडियो वायरल मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। 29 मई को अगली सुनवाई होगी। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने गोपालगंज व्यवहार न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने वायरल वीडियो मामले में अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई अब 29 मई को होगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद विधायक और उसके समर्थकों में राहत का माहौल है। पूरा मामला बीते 2 मई को सामने आए एक वीडियो वायरल से जुड़ा है। गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र में सेमरव गांव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन, अश्लील गानों पर अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप था। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गई। मीरगंज थाना पुलिस ने मामले का सवत संज्ञान लेते हुए धाराओं के तहत FIR दर्ज की थी। इस केस में मोकामा विधायक अनंत सिंह को भी नामजद करके आरोपी बनाया गया था। FIR दर्ज होने के बाद विधायक की गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई थी। उसके बाद अभिवक्ताओं ने अदालत में राहत की गुहार लगाई थी। मामले की प्राथमिक सुनवाई के दौरान अदालत को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक विधायक के खिलाफ कोई भी दबावपूर्ण कार्रवाई न की जाए। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी। माना जा रहा है कि उस दिन पुलिस अनुसंधान डायरी और वायरल वीडियो की तकनीकी फोरेंसिक जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। इसके बाद यह तय होगा कि विधायक को मिली आंतरिक राहत आगे भी जारी रहेगी या फिर पुलिस कार्रवाई का रास्ता साफ होगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। ट्रंप खाली हाथ लौट आए, पुतिन भी चीनी पाले में है। भारत पर क्या होगा असर? जिनपिंग ने बदले ग्लोबल पावर के नियम। जानते हैं पूरी खबर। एक चीनी कहावत है कि माहिर शिकारी खरगोश का पीछा नहीं किया करते, वह खुद को उस जगह तैनात करता है जहां खरगोश को दौड़कर आखिरकार आना होता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक कम बोलने वाला और शांत व्यक्ति माना जाता है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि वे चुपचाप दुनिया को ताकत दिखा रहे हैं और ग्लोबल पावर के नियम में बदलाव कर रहे हैं। पुतिन और ट्रंप को बीजिंग लाकर उन्होंने ये दिखा दिया कि अमेरिका और खास तौर से रूस के बीजिंग के पाले में दिखने पर भारत की भी नजर लगी है। भारत के लिए इसके रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी नतीजे हो सकते हैं। पुतिन की बीजिंग यात्रा बताती है कि रूस को चीन की जरूरत कहीं ज्यादा है। ऊर्जा निर्यात प्रतिबंधों से बचना, राजनीतिक समर्थन खरीदने के लिए पुतिन चीन पहुंचे। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस ने रियायती दरों पर चीनी बाजारों में गैस, तेल और कच्चे माल की आपूर्ति की है, जो उनके लिए बहुत अहम है। चीन और रूस में एक और पहलू पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन है, जो लंबे समय से वार्ता में अटकी हुई है। रूस इसके लिए बेताब है, लेकिन चीन को इसकी जल्दी नहीं है। यह दिखाता है कि सैन्य प्रतिष्ठा, परमाणु प्रतिरोध क्षमता के बावजूद कैसे स्वतंत्र भू राजनीतिक पैंतरेबाजी के लिए रूस का दायरा सिकुड़ रहा है और वह बीजिंग के पाले में सिमट रहा है। एशिया टाइम्स के मुताबिक कुछ ही दिन के भीतर
पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग का दौरा किया था। रूस और अमेरिका वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के विपरीत छोरों पर है। दोनों देशों के नेताओं का बीजिंग जाना दिखाता है कि वास्तविक भू राजनीतिक शक्ति अब कहाँ है। बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, वह चुपचाप सोच समझकर नए आकार ले रहा है। बढ़ते अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप के परिवार में एक नए सदस्य का स्वागत हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और बेटिना एडर्सन ने दिसंबर 2025 में फ्लोरिडा के पाम बीच में व्यवसायी बेटिना एडर्सन के जन्मदिन समारोह के दौरान अपने रिश्ते को सार्वजनिक घोषणा की थी। एक महीने बाद वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से संबंधित कार्यक्रमों में एक साथ स्नेहपूर्वक ढंग से नजर आते रहे। साल के अंत तक 15 दिसंबर को व्हाइट हाउस में आयोजित एक पार्टी में ट्रंप ने अपने बड़े बेटे की बेटिना एडर्सन से सगाई की पुष्टि की। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ अपने रिश्ते के अलावा बेटिना एडर्सन 47वें राष्ट्रपति के परिवार की गतिविधियों से भी आधिकारिक बार दिखाई दी। इससे पता चलता है कि वे धीरे धीरे ट्रंप की दुनिया में एक जाना पहचाना चेहरा बनती जा रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बेटिना एडर्सन ने डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के राष्ट्रपति चुनाव अभियान और शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रमुख राजनीतिक कार्यक्रमों में उनका साथ देना शुरू किया। उन्होंने 2025 के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। वर्जीनिया स्थित उनके गोल्फ क्लब में ट्रंप परिवार के सदस्यों के साथ नजर आई। अमेरिका मीडिया ने यह भी बताया कि बेटिना एडर्सन व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वामित्व वाले मारे लागो रिसोर्ट में कई कार्यक्रमों में भाग लिया है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ व्हाइट हाउस रोज गार्डन में कई समारोह में भी देखा गया। वे ट्रंप परिवार की राजनीतिक और राजनयिक गतिविधियों में भी शामिल रही हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। चीनी राष्ट्रपति के दौरे से पहले किम जोंग उन ने बुलाई मीटिंग। दक्षिण कोरिया के साथ ट्रंप भी टेंशन में। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरिया के दौरे पर जाने वाले हैं। उससे पहले जून के आखिरी सप्ताह में किम जोंग उन की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया एक अहम बैठक बुलाने जा रही है। राज्य मीडिया के अनुसार वर्कर्स पार्टी की ब्यूरो ने 9वीं सेंट्रल कमेटी की दूसरी प्लानिंग मीटिंग जून में आयोजित करने का फैसला लिया है। यह मीटिंग 2026 के पहले 6 महीनों में पार्टी और राज्य नीतियों की समीक्षा, दूसरे छमाही के कार्यकाल और अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाई जा रही है। मीटिंग में उत्तर कोरिया अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील, मिसाइल कार्यक्रम, आर्थिक राहत पर अपनी नई पोजीशन तय कर सकता है। ट्रंप प्रशासन के साथ पिछले कुछ समय में अप्रत्यक्ष संवाद चल रहा है। चीन इस प्रक्रिया में मध्यस्थ बनना चाहता है और दोनों देशों के बीच ब्रिज का काम करना चाहता है। नॉर्थ कोरिया के लिए दौरा अहम इसलिए है क्योंकि दक्षिण कोरिया के खिलाफ आक्रमण नीति से उसे किसी देश का मजबूत सहयोग चाहिए, खास तौर पर तब जब दक्षिण कोरिया का रहनुमा अमेरिका बना हुआ है। इस मीटिंग का समय खास तौर पर अहम है क्योंकि दक्षिण कोरियाई मीडिया के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते उत्तर कोरिया का दौरा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि श्री किम जोंग उन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। चीन के दौरे से ठीक पहले पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक उत्तर कोरिया अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने और चीन के सामने एक मजबूत पोजीशन लेकर जाने के लिए बुला रही है। अगली खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब में फिर से बजेगा चुनावी बिगुल। 10 जून को 4 निगम काउंसिलों में मतदान होगा। आचार संहिता लागू की गई। पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने नगर काउंसिल दीनानगर, गुरदासपुर, कादिया और शाम 84 के सदस्यों का चुनाव करने की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार इन नगर काउंसिलों के लिए आम चुनाव 10 जून 2026 को करवाए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है, जो पूरी चुनाव प्रक्रिया समाप्ति होने तक प्रभावी रहेगी। राज्य चुनाव आयोग द्वारा जानकारी के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 28 मई 2026 को शुरू होगी। उम्मीदवार संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे आगे वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें। हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।